नमस्कार। हम लोग आज 58th कारिका जो है उसको देखेंगे, और जिसमें कि वो कहते हैं कि जिस प्रकार से लोग कर्म करते हैं अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उसी प्रकार से मूल प्रकृति एक्टिविटी में इंगेज करती है पुरुष के मुक्ति के लिए। तो इसमें समझाया जा रहा है कि अगर हम कारिका के शब्दों को देखें, यथलोका, यथलोका मतलब जैसे कि लोग, अतः सुख्यन निवृत्ति अर्थम, अपने इच्छाओं के पूर्ति के लिए क्रियासु प्रवर्तते, एक्ट्स में एंगेज करते हैं, कर्म करते हैं। तद्वत, उसी प्रकार से, अव्यक्तम मतलब जो मूल प्रकृति है, अनमैनिफेस्ट है, वो पुरुषास्य विमोक्षस्य अर्थम, वो पुरुष के मोक्ष के लिए कार्य करती है। और हाँ, वो पुरुष के मोक्ष के लिए कार्य करती है। तो ये थोड़ा सा मतलब विचित्र कारिका है। विचित्र क्यों है? एक तो जो मूल प्रकृति है, उसके पास जब पुरुष आता है, उसको देखता है, तब सृष्टि चालू होती है। मूल प्रकृति से चालू होती है और बुद्धि आती है सबसे पहले। तो यहां ये सवाल उठता है कि मूल प्रकृति तो एक्टिविटी कर रही है, सृष्टि का निर्माण कर रही है पुरुष के मुक्ति के लिए। तो ये थोड़ा सा विचित्र है कि पुरुष के मुक्ति के लिए कैसे एक्टिविटी कर रही है। पुरुष तो पहले से ही मुक्त है। पुरुष अलग खड़ा है, मूल प्रकृति अलग खड़ी है। तो उसका क्या ये मतलब है कि जब पुरुष मूल प्रकृति के पास आता है, उसको देखने लगता है, तो उसके बंधन में आ जाता है। और क्योंकि बंधन में आ गया एक बार, तो जब तक मूल प्रकृति प्रकृति नहीं पैदा करेगी, पुरुष को उस पूरे बंधन से नहीं घुमाएगी और वापस बाहर नहीं निकालेगी, तब तक पुरुष मुक्त नहीं हो सकता। तो लगता है कि इसका यही मतलब है कि एक बार एक आदमी जेल में आ गया, तो जब तक उसकी सजा पूरी नहीं होती है, या जब तक उसकी सजा को कम नहीं किया जाता है, माफ नहीं किया जाता है, तब तक वो जेल के अंदर ही कैदी बनकर रहता है। और जब उसकी सजा माफ हो जाती है, जब वो बाहर निकल के आता है, तब उसको मुक्ति मिलती है। तो जैसे ही आप जेल के पास आए, जेल को देखा, और आप देखते देखते जेल के अंदर चले गए, तब आप बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि प्रॉपर प्रोसेस, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है और आपको बाहर नहीं निकाला जाता है। तो इस कारिका का ये मतलब लगता है। अब इसमें किसी के मन में कोई शंका, डाउट, क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है कि किसी को कुछ पूछना है?
हम्म। अगर सबको क्लियर है तो आगे बढ़े। जी सर, आगे बढ़ सकते हैं। ओके। तो अब ये प्रश्न उठता है कि चलिए मान लेते हैं कि मूल प्रकृति जो है प्रकृति को पैदा करती है पुरुष के मुक्ति के लिए। लेकिन प्रकृति जो पैदा कर रही है, प्रोसेस में है, वो रुक क्यों जाती है? रुकने का कारण क्या है? पैदा करने का कारण चलो समझ में आ रहा है कि जिस प्रकार से किसी की इच्छा होती है, वो इच्छा पूर्ति के लिए कुछ कार्य करता है, कुछ कर्म करता है, और इच्छा की प्राप्ति होने के बाद अब उसकी कोई जरूरत नहीं है वो कार्य करने की, वो कर्म करने की। और ये मूल प्रकृति जो है वो पुरुष को मुक्त करना चाहती है, इसलिए वो प्रकृति का निर्माण करती है, वो ये एक्टिविटी करती है। और जब पुरुष मुक्त हो जाता है तब वो रुक जाती है। तो प्रश्न ये है कि जब वो एक्टिविटी एक बार चालू हो गई तो वो अपने आप कैसे बंद हो जाती है? ठीक है, पुरुष मुक्त हो गया, वो समझ में आता है, लेकिन एक्टिविटी क्यों बंद हो जाती है? तो एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कारिका नंबर 59 में, कि मान मान लीजिए कि एक लड़की है जो नाच रही है और एक स्टेज पे खड़ी है और विभिन्न प्रकार के बॉडी के मूवमेंट्स करके, मुद्राएं करके वो नाच रही है। अलग अलग प्रकार के नाच दिखा रही है, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहन के आ रही है और नाच दिखा रही है। लेकिन जब उसने अपने सारे प्रकार के नाच, सारे प्रकार की मुद्राएं, सारे प्रकार के कॉस्ट्यूम, जो कुछ वो दिखा सकती थी उसने दिखा दिया है, तो उसके बाद क्या करेगी वो? तो उसके बाद वो रुक जाएगी और उसके बाद उसको दिखाने को कुछ है नहीं। तो उसी प्रकार से प्रकृति जब नाचती है पुरुष के सामने, उसको अपने अलग अलग रंग रूप दिखाती है, तो एक ऐसा स्टेज आता है कि उसको अब और दिखाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी दिखाने लायक था वो दिखा चुकी है, इसलिए वो दिखाना बंद कर देती है। इसलिए प्रकृति की मूवमेंट रुक जाती है और प्रकृति थम जाती है और पुरुष वहां पर इंडिपेंडेंट हो जाता है, देखना बंद कर देता है, क्योंकि उसके लिए भी देखने के लिए कुछ बचता नहीं है, और वो वहां से उठ के चला जाता है। ये जो उठ के चला जाना, ये उसके लिए मुक्ति है। ये सबको क्लियर है? कि वो नाचती है और जी। सब कुछ दिखा देती है और कुछ दिखाने को नहीं है, इसलिए रुक जाती है। ठीक है। और पुरुष को और कुछ देखने के लिए नहीं है, तो पुरुष भी उठ के चला जाता है। दोनों अलग अलग हो जाते हैं, पुरुष की प्रकृति से मुक्ति हो जाती है। ये सिंपल है, ये सबको क्लियर है? जी सर। ओके। अब एक प्रश्न उठता है यहां पर कि अगर प्रकृति जो कुछ भी कर रही है वो सिर्फ पुरुष के लिए कर रही है, तो क्या प्रकृति की कुछ उम्मीद नहीं है पुरुष से? क्या वो जो उसको एक्शन दिखा रही है, नाच दिखा रही है, अलग अलग मुद्राओं में, कॉस्ट्यूम में दिखा रही है, तो क्या उसके बदले में वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती है? जिस प्रकार से हमारे घर में अगर कोई नौकर है, वो काम कर रहा है और उसने मालिक को खुश किया हुआ है, तो वो मालिक से कुछ उम्मीद करता है कि मुझे ये मिलेगा उससे। तो क्या प्रकृति के पास इस तरह की कोई इच्छा नहीं है, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है पुरुष से? तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रकृति सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए ही नाचती है, अपने लिए कुछ नहीं करती? तो ये चीज दुनिया में ऐसा देखा नहीं जाता है कि कोई भी
कार्य कोई सिर्फ दूसरे के लिए करे, अपने लिए बिल्कुल ही ना करे, तो ये मन में एक शंका जाग रही है यहां पर। तो उसका फिर अगले कारिका में उत्तर दिया जाता है कि ये जो प्रकृति है जो भलाई कर रही है, उसमें बहुत सारे गुण हैं, और वो गुणों के कारण कई प्रकार से बहुत सारी वस्तुएं बनाती है, और इस प्रकार से बनाती है जिसमें उसको अपना कोई दिलचस्पी या इंटरेस्ट नहीं है। वो बनाने के लिए बनाती है, बनाने में उसका कोई स्वार्थ नहीं है, और वो सिर्फ पुरुष के लिए बना रही है, पुरुष के भलाई के लिए बना रही है। अब ये जो पुरुष के लिए वो बना रही है, पुरुष को कोई गुण नहीं है, और क्योंकि पुरुष के पास कोई गुण है ही नहीं, तो पुरुष उसके बदले में, रिटर्न में कोई भी बेनिफिट प्रकृति को दे ही नहीं सकता, क्योंकि पुरुष खुद ही नथिंगनेस है। पुरुष में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो दे सकता। तो प्रकृति तो सब कुछ करती है पुरुष के लिए, निस्वार्थ भाव से करती है, पुरुष के भलाई के लिए करती है, पुरुष के मुक्ति के लिए करती है। और प्रकृति में सारे गुण हैं, कई तरीके हैं जिससे वो बहुत सारी चीजें बनाती है, पुरुष को भोग कराती है। लेकिन जो पुरुष है उसमें कोई गुण ही नहीं है, उसके पास कुछ देने को ही नहीं है, तो वो प्रकृति को कुछ दे ही नहीं पाता है, सिर्फ प्रकृति से भोग करता रहता है, लेता रहता है, अपनी मोक्ष की तैयारी करता है और मोक्ष लेके निकल जाता है। तो ये बात को इस 60वें कारिका में हाईलाइट किया हुआ है कि जिस प्रकार से एक नौकर बिना किसी सेल्फिशनेस से, बिना किसी स्वार्थ के अपने मालिक के भलाई के लिए काम करता है, लेकिन क्योंकि उस मालिक में कोई गुण ही नहीं है, वो निर्गुण है, उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, कोई एट्रीब्यूट नहीं है, कोई अच्छाई नहीं है, तो वो अपने नौकर के लेबर के लिए कुछ भी देता नहीं है, देने की क्षमता ही नहीं रखता है। और ये जो प्रकृति है वो बहुत दयावान है, और उसमें वो 3 गुण है, सत्व रजस तमस, जिससे कि वो पुरुष के लिए भलाई करती है, जिससे कि वो पुरुष को, हम बोल सकते हैं, ज्ञान देती है, आनंद देती है, हल्कापन का एहसास देती है, एक्शन दिखाती है, एंथुसियाज्म दिखाती है, स्टेबिलिटी देती है, बहुत प्रकार की चीजें देती है वो 3 गुणों के रूप में जो अच्छी हैं पुरुष के लिए। लेकिन उसके बदले में उसको कुछ मिलता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकृति सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए ही मेहनत कर रही है, अपने लिए नहीं कर रही है, अपने लालच में नहीं कर रही है, वो पुरुष से कुछ आशा भी नहीं रखती है कि उसको कुछ मिले। और इन सब का एक कारण और ये भी है कि पुरुष जो है वो चेतन तत्व है, लेकिन प्रकृति में कोई चेतना नहीं है, प्रकृति जड़ है, प्रकृति में कोई इंटेलिजेंस नहीं है। तो प्रकृति सोचती नहीं है कि मेरा ये फायदा होगा तो मैं करूं, वो सिर्फ करती रहती है, उसमें सिर्फ रजस है, एक्शन है, जो बदलाव लाता रहता है, चेंज लाता रहता है, ग्रोथ लाता रहता है। तो उस प्रकार से उसको देखा जाता है। अब ये एक और प्रश्न उठता है यहां पर। अच्छा, मान लेते हैं जो बोला गया वो सही है प्रकृति के बारे में, और ये जो एग्जाम्पल दिया गया कि प्रकृति एक नाचने वाले लड़की के समान है, और मान लीजिए कि उसने स्टेज से रिटायर कर लिया, उतर गई नीचे, और परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद लेकिन वो फिर लौट के अगर आए स्टेज पे, जब जो दर्शक है वो उसको बुलाए कि नहीं नहीं वापस आइए, हम आपका खेल देखना चाहते हैं, नाच देखना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं, एंटरटेन होना चाहते हैं, अपने मन को तुम्हारे नाच के रस में डुबाना चाहते हैं, तो वो आती है, और वो वापस
उन एक्टिविटीज में इंगेज करती है, वापस वो नाचती है, वापस वो मुद्राएं दिखाती है, वापस वो अलग अलग तरीके के कॉस्ट्यूम पहन के आती है। जबकि उसने ये सब बंद कर दिया था, चली गई थी, लेकिन दर्शकों के बुलाने पे, दृष्टा के बुलाने पे, पुरुष के बुलाने पे वो लौट के आती है और फिर अपना नाचने का, गाने का वो कार्यक्रम आरंभ करती है। किसके लिए? पुरुष के लिए। उसको कुछ दक्षिणा नहीं मिलनी है, उसको कुछ अवार्ड, कुछ रुपया नहीं मिलना है उस ऑडियंस से। वो सिर्फ उनको खुशी देने के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनके आनंद के लिए वो आती है, फिर नाचती है, और फिर जब सब कुछ नाच नाच लेती है, सब कुछ दिखा देती है, फिर वापस लौट के चली जाती है। अभी यहां तक आप सबको क्लियर है कि किसी के मन में कोई डाउट? सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि अ, ये ऐसे तो समझ में आता है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल में कैसे काम आता है? कैसे हम उसको विजुअलाइज करें? कहाँ हमें प्रैक्टिकल यूसेज दिखते हैं? प्रश्न प्रश्न तो आपका अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे तो अ, आपने जो भी समझाया तीनों में वैसे तो समझ में आ गया, हम्म, लेकिन जब भी मैं इसको सोचती हूँ सांख्य को कि मैं कहाँ इसको किस पर्सन में देखूं, मैं कहाँ हूँ, तो उसमें हम्म, अभी काफी डिफिकल्टी आ रही है। तो ओके। मतलब एक तो ये जो तीन कारिकाएं पढ़ी, उसमें से कौन से कारिका के रेफरेंस में आपको समझाया जाए, सर, ये बताइए। इसी वाले के बारे में, या पिछले जो इससे पहले किया वो भी कर सकते हैं। चलिए इसी को करते हैं। ठीक है। और हमने इसमें ये देखा कि प्रकृति नाच रही है, पुरुष देख रहा है, और जब सब प्रकार का नाच हो जाता है, जब कुछ और नया भोग कराने को नहीं रहता है, तब प्रकृति नाच करना बंद कर देती है। और जब प्रकृति नाच करना बंद कर देती है, तब पुरुष के लिए भी कुछ देखने को नहीं रहता है, तब दोनों अलग हो जाते हैं। यहां तक ठीक है जो मैं बोला? सर, वही मैं बोलना चाहती हूँ कि ऐसे लैंग्वेज में समझ में आ जाता है, नहीं नहीं, लेकिन एक जब हम मिनट, एक मिनट। यहां तक ओके। आपको समझ में आया? अब आगे का हाँ जी। देखते हैं। ठीक है। ठीक है। प्रकृति चलती क्यों है? प्रकृति नाचती क्यों है? प्रकृति को तीन गुण क्यों है, और पुरुष को वो तीन गुण क्यों नहीं है? इसका उत्तर दे सकते हैं आप? सर, हमने जो पुरानी कारिकाओं में पढ़ा है हम्म, कि पुरुष तो जो चेतन है, इसलिए उसमें तीनों गुण नहीं है, तीनों गुण नहीं है, निर्गुण है। हम्म, और वो एक तरीके से उसमें कैपेबिलिटी नहीं है कुछ भी करने के लिए। वेयरएज जो प्रकृति है, उसमें हम्म, पोटेंशियल बहुत है, इमेंस पॉसिबिलिटीज हैं। तो वो जब भी ट्रिगर होती हैं किसी भी ऑब्जर्वर के देखने से, तो उसमें हम्म, हलचल पैदा होती है, और हम्म। वही हलचल एक मैनिफेस्टेशन का कारण है। हाँ, लेकिन वो हलचल कब तक चलती है? वो मान लीजिए, हलचल एक्चुअली एक तो एक मुझे एक मिनट, मान लीजिए एक बच्चे के हाथ में एक गाड़ी है जो खिलौना है, उसको वो हाथ से धक्का देता है, गाड़ी चलती है। गाड़ी कितने दूर तक चलती है? यहां से बंबई पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि उसने, बच्चे ने, जितने उसकी हाथ में ताकत थी, वो ताकत से उसने गाड़ी को धक्का देके चलाया। जब तक उस गाड़ी में एनर्जी है, मोशन की,
तब तक वो गाड़ी मूव करती है, उसके बाद जाके वो गाड़ी रुक जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि वो बच्चा जो है एक हम पुरुष की तरह ले रहे हैं और गाड़ी जो है वो हमारी प्रकृति है। अब हाँ। पुरुष ने जो हाँ, बोलिए। आपकी आवाज आना बंद हो गई। अब आ रही है सर आवाज? हाँ, अभी आई है, बोलिए। ओके। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि बच्चा एक तरीके से पुरुष है इस एग्जाम्पल हम्म। में, और हम्म। कार जो है, खिलौना जो है, वो हम्म। प्रकृति है। अब हम्म। बच्चे की इच्छा थी और हम्म। उसने सोचा कि इस गाड़ी को चलाना है तो उसने पुश किया। अब हम्म। अगर वो बच्चा उससे सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो दोबारा हम्म। पुश नहीं करेगा, वो और हम्म। आगे नहीं चलेगी। लेकिन हम्म। अगर बच्चा चाहेगा कि मैं इसको हम्म। फिर से चलाऊं तो वो फिर हम्म। से पुश कर देगा। राइट। बिल्कुल सही। तो जब तक पुरुष देखता रहता है, वो देखने के माध्यम से प्रकृति में गुण बदलते रहते हैं और प्रकृति चलती रहती है। अगर पुरुष देखना बंद कर दे प्रकृति को, तो प्रकृति का चलना बंद हो जाता है। प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, वो सब वापस समेट के मूल प्रकृति के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि उनके बाहर रहने का अभी कोई पर्पस ही नहीं है। वो बाहर आए थे पुरुष के लिए, लेकिन पुरुष देख नहीं रहा है, तो वो फिर से अंदर चले जाते हैं। अभी समझ में आया आपको? सर आ रहा है, समझ में तो आ रहा है, ऐसी लैंग्वेज में तो समझ में आ जाता है। अ, अच्छा, अभी मैं अगर अपने को क्लियर करने के लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने कहा कि वो डांसर डांस करना बंद कर देती है, हम्म। तो वो कार चलना बंद हो गई समझिए, हम्म। क्योंकि पुरुष को नहीं चाहिए था। और फिर हम्म। जब पुरुष को चाहिए तो वो हम्म। कार फिर से चलने लगी। तो हम्म। जब ये मूल प्रकृति में मिलना होता है तो वी एज अ ह्यूमन बीइंग, हम्म। ये हमेशा क्या मूल प्रकृति में आते जाते रहते हैं? हम्म। आपने वहां सुना ना कि जब ऑडियंस, स्पेक्टेटर्स, दृष्टा उस नाचने वाली को बुलाते हैं कि तुमको देखना चाहते हैं, तो वो बैक स्टेज से फ्रंट स्टेज पे आती है और फिर नाचना चालू करती है। ओके, ठीक है सर, अभी समझ हम्म। में समझ बेटर हुई। हम्म। फिर जब नहीं, कल और कोई भी और कोई और भी कोई डाउट हो तो पूछिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो हैं बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे है और बिल्कुल राइट स्पॉट पे क्वेश्चन है। थैंक यू सर। एक इससे पिछले में आपने अभी क्या बताया था? हम्म, हम्म। इससे पिछला तो डांसिंग वाला था। नहीं, डांसिंग वाला तो ये रीसेंट लेटेस्ट, उसके बाद नहीं 59th नहीं, में। 59 डांसिंग वाला था। 60 वाला जो पढ़े, वो प्रकृति के बारे में था कि प्रकृति में तीन गुण हैं, वो कई प्रकार से नाचती है और ऐसे ठीक है। नाचती है जिसमें उसका अपना कोई लाभ नहीं है, वो सिर्फ पुरुष के भलाई के लिए नाचती है और पुरुष के कोई गुण नहीं होते, और इसलिए पुरुष उसको कुछ बेनिफिट रिटर्न में नहीं दे सकता। नहीं दे सकता सर, इसमें भी एक थोड़ा मुझे ये डाउट आया हम्म। कि प्रकृति जो कर रही है वो सब पुरुष के लिए कर रही है। हम्म। अ, तो प्रकृति जब हम कहते हैं तो वो ठीक ही है ना, क्योंकि पुरुष तो कंट्रोलर है एक्चुअली। हम्म। तो फिर हम हम्म। उसको दयावान क्यों कह रहे हैं? वो तो कंट्रोलर है तो दयावान? वो। हम्म। दयावान कहाँ बोला है? आपने कहा कि प्रकृति दयावान है, वो उसके लिए, पुरुष के लिबरेशन के लिए करती रहेगी एक्टिविटी।
हाँ दयालु है। ऐसा, हाँ ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई तो दूसरे के लिए बिना अपने स्वार्थ के करता नहीं। लेकिन अगर पुरुष कंट्रोलर है तब हाँ, तो उसको करना पड़ेगा। नहीं नहीं, देखिए, प्रकृति में अगर अपना इंटेलिजेंस होता, अपना इंटेलिजेंस होता खुद का, बिना पुरुष के, तो वो अगर पुरुष के प्रति दया दिखाती तो समझ में आता कि उसने अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग किया है और ये चॉइस लिया है अपने भलाई के लिए कि इसके प्रति दयालु रहो तो अपना फायदा होगा। लेकिन यहां तो प्रकृति तो जड़ है, प्रकृति को अपना खुद का कोई बुद्धि इंटेलिजेंस बिना पुरुष के है नहीं। और तो उसका तो दयालु बनने का एज मैनिपुलेशन, एज अ ट्रिक कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो कंटिन्यूअसली पुरुष के लिए करती रहती है क्योंकि वो पुरुष की भलाई चाहती है, पुरुष को मुक्त करना चाहती है, पुरुष को भोग करा के बाहर निकालना चाहती है। बाहर क्यों निकालना चाहती है कि पुरुष आके मूल प्रकृति को देखा, वहां चिपक गया और देखते देखते फंस गया। और फंसने के कारण मूल प्रकृति की नींद डिस्टर्ब हो गई, जो सो रही थी, इक्विलिब्रियम में थी, बैलेंस में थी, तीनों गुण समान थे, कोई गुण दिखाई नहीं दे रहा था, वो एक्टिविटी में आ गई। तो फिर वहां से प्रकृति चालू हो गई और पुरुष जो है, जो बुद्धि बनी, उसमें पुरुष का इम्पैक्ट आ गया, पुरुष का मैग्नेटिज्म की तरह इफेक्ट आ गया। वो बुद्धि में इंटेलिजेंस दिखाई देने लग गई, जबकि ओरिजिनल बुद्धि में इंटेलिजेंस है नहीं, क्योंकि वो बुद्धि प्रकृति की है, मूल प्रकृति से बनी हुई है। तो उन सब में इंटेलिजेंस का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन क्योंकि पुरुष है, पास में पुरुष चिपका हुआ है, इसलिए वो इंटेलिजेंस बुद्धि में दिखाई दे रहा है। ठीक है सर। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ जी सर। हाँ, ये क्या है ना कि आप जब इस पे चिंतन मनन करेंगी या ये सब बातें कई बार सुनेंगी, तब जाके दिमाग में चिपकता है, वरना ये उल्टे मटके पे पानी की तरह बह सकता है। और अगर मटका मिट्टी का हो तो फिर भी पानी पी लेगा, लेकिन मटका अगर पीतल का हो, स्टेनलेस स्टील का हो, एल्यूमिनियम का हो, कोई मेटालिक हो, तो वो होल्ड नहीं करता है, ये ज्ञान, ये नॉलेज बह जाता है। तो इसको सोक करना पड़ता है ताकि ये अंदर जाके संस्कार बनाए, एक बिलीफ सिस्टम बनाए, एक ऑल्टरनेट माइंडसेट दे, जिससे कि आप ये जो बोलना चाह रहा है उस सच्चाई को समझ सके, एहसास कर सके, और उसके दम पे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सके। हम दुखी इसलिए है क्योंकि हम अज्ञानी हैं, और ये जो है ये ज्ञान है। तो जितना हम इस ज्ञान को गहराई से समझते हैं, उतना हमारी अविद्या कम होती है, उतना हमारा दुख कम होता है, उतना हम आनंद की दुनिया में जाते हैं, उतना हमको सुख मिलता है, और उतना ही हमारा चांस मुक्त होने का बढ़ जाता है। दुखी आत्मा के लिए मुक्ति मुश्किल है, सुखी आनंदित आत्मा के लिए मुक्ति आसान है। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है? सर बीच में मेरा कनेक्शन लूज हो गया था, अच्छा, तो मैं पूछिए। सुन नहीं पाई। आप कुछ बता रहे थे कि नहीं, मेरे को याद नहीं कि मैं क्या बोल रहा था। हाँ राइट। आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकती हैं, अगर आपको लगता है कि जो आपने सुना उसमें ये मिसिंग लिंक है, तो वो मेरे से पूछिए, मैं आपको बता दूं। सर सर एक चीज़ और भी मुझे पूछनी थी कि एक मैं जब स्कूल में पढ़ाती थी उस वक्त एक चैप्टर होता था हमारा लैंडस्केप ऑफ द सोल करके,
बहुत ही हम्म, छोटा सा था, बट हम्म, समहाउ आई एम रिलेटिंग इट टू दिस सांख्य। तो ओके। तो आप स्कूल में उसमें क्या पढ़ाती थी? एक मिनट, थोड़ा मेरे को बैकग्राउंड दीजिए। स्कूल में आप क्या पढ़ाती थी? सर मैं इंग्लिश लेती थी। ओके। तो ये लैंडस्केप ऑफ द सोल क्या है? ये पोएम है कि ये एक? नहीं, ये एक चैप्टर है, पर ये चाइनीज उसके ऊपर कुछ फिलोसॉफिकल है। अच्छा, ठीक है, बोलिए। तो उसमें एक जो वो यीन एंड यांग होता है ना, तो उसमें कहीं उसका जो सिंबल है वो वाइट एंड ब्लैक में दिखा के, और ब्लैक में वाइट डॉट और वाइट में ब्लैक डॉट। तो समहाउ आज मुझे उसको ऐसे देख के सोच के लग रहा है जैसे प्रकृति और पुरुष की हम बात कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि इंटेलिजेंस जो है प्रकृति में नहीं है, लेकिन क्योंकि जब वो पुरुष देखता है तो उसमें उसकी इंटेलिजेंस आ जाती है। तो वो जो वाइट डॉट ब्लैक में आता है वो अ, पुरुष की इंटेलिजेंस हो जाती है। और जो वाइट में ब्लैक है तो एट टाइम्स हमें पुरुष लगने लगता है कि ये ही प्रकृति है, ऐसा कुछ। नहीं, देखिए, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है एक सिंबल की। आप उसको ऐसा भी देख सकती हैं कि एक ब्लैक है, एक वाइट है, मतलब ड्यूअलिटी है। ओके। हाँ, इसीलिए मुझे सांख्य का लगा, क्योंकि सांख्य ऑल्सो टॉक्स अबाउट डुअलिटी। नहीं, वैसा जरूरी नहीं है। पूरी सृष्टि में अगर आप देखेंगे तो ड्युअलिटी है। दिन है तो रात है, मेल है तो फीमेल है। बोलिए, ज्ञान है तो अज्ञानता है, लंबा है तो नाटा है, पतला है तो मोटा है ना, अमीर है तो गरीब है। तो ऑपोजिट्स या पोलैरिटी या डुअलिटी, ये नेचर का एक लॉ है। और अगर आप सांख्य के प्रकृति के गुणों को देखें तो तीन गुण हैं। आप समझ लीजिए, सत्व जो है वो वाइट है, तमस जो है वो ब्लैक है, रजस जो है वो चेंज है। तो उसमें जो उसका शेप है, जो उसका डिजाइन है, वो ऐसा शो कर रहा है कि ये दोनों बदल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो वो जो बदलाव है, वो जो घुमाव है, वो रजस है। तो प्रकृति तो एक जगह खड़ी नहीं रहती है। प्रकृति में कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, कुछ काम का है, कुछ बेकार है। तो उसको आप कैसे समझते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो अलग अलग कल्चर में, अलग अलग सिविलाइजेशन में अलग अलग तरीके से किया हुआ है। सांख्य में वो तीन के रूप में किया हुआ है, सत्व रजस तमस। और वो कहते हैं तीनों साथ में एग्जिस्ट करता है। और ये भी सही है, क्योंकि प्रकृति में बदलाव कभी बंद नहीं होता। प्रकृति का कोई चीज हमको भाएगी, कोई चीज नहीं भाएगी। जैसे हमको राग होते हैं, द्वेष होते हैं। तो राग हमेशा राग नहीं रहता है, द्वेष हमेशा द्वेष नहीं रहता है, बदलता रहता है। जो मेरे को चीज आज पसंद है, हो सकता है कल पसंद नहीं हो। जो मेरे को आज पसंद नहीं है, कल पसंद हो सकता है। तो चेंज एक कांस्टेंट है, और प्लस और माइनस भी कांस्टेंट्स हैं जो साथ में चलते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। ओके। अब सिमिलरली एक डुअलिटी है अ, मूल प्रकृति और पुरुष के बीच में, हम्म। कि एक में तीन गुण हैं, एक में तीन गुण नहीं हैं। अ, जैसे पुरुष है, वो न पैदा होता है और न मरता है। लेकिन जो मूल प्रकृति है, वो आदिकाल से चली आ रही है। हम लोग उसके पैदाइश पे नहीं जाते हैं, हम लोग मान के चलते हैं ये परमानेंटली एग्जिस्टिंग है। लेकिन पुरुष के केस में हम बोलते हैं कि ना वो पैदा होता है, ना वो मरता है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो कुछ कुछ एंगल से वो अलग हैं, और कुछ कुछ एंगल से वो कॉमन है। कॉमन क्या है? मूल प्रकृति परमानेंट है,
पुरुष भी परमानेंट है। और मूल प्रकृति हम लोग बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, इटर्नल टाइम में है। उसी प्रकार से पुरुष इंडिविजुअल है लेकिन इनफाइनाइट टाइम में है। और पुरुष नथिंगनेस है और मूल प्रकृति समथिंगनेस है लेकिन इनविजिबल है। और पुरुष भी इनविजिबल है लेकिन पुरुष में नथिंगनेस है। तो पुरुष में इंटेलिजेंस है, मूल प्रकृति में इंटेलिजेंस नहीं है। तो कुछ चीजें कॉमन है, कुछ चीजें ऑपोजिट्स हैं, लेकिन दोनों स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, दोनों इनफाइनाइट जोन में है। और जो माइंड के एलिमेंट्स हैं, बुद्धि, अहंकार, मानस, ये आपके फाइनाइट टू इनफाइनाइट। और जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, बाहर जो ऑब्जेक्ट्स हैं दुनिया में, कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट नहीं हो सकता। आकाश भी इनफाइनाइट नहीं है। आकाश की भी एक साइज है, यूनिवर्स की भी एक साइज है। तो फाइनाइट वर्ल्ड जो है, फिजिकल वर्ल्ड जो है, मटेरियल वर्ल्ड जो है, उसका एक साइज है, उसका एक नंबर है। तो हम लोग जो सांख्य करते हैं उसमें संख्या की बात होती है। संख्या मतलब फाइनाइट नंबर्स, गिनती के नंबर। और संख्या मतलब कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज मतलब जो इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट टू इनफाइनाइट की जर्नी हम करते हैं सांख्य में। हम तीन प्रकार की दुनियाओं का दर्शन करते हैं। एक इनफाइनाइट वर्ल्ड या स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एक फाइनाइट वर्ल्ड या फिजिकल वर्ल्ड, और एक दोनों के बीच की वर्ल्ड या आप बोल लीजिए मेंटल वर्ल्ड। तो इस तरीके से हम देखते हैं स्पिरिट, माइंड और मैटर। तो सांख्य आपको तीनों के बारे में बताता है, पुरुष के बारे में बताता है, मूल प्रकृति बताता है, बुद्धि बताता है, अहंकार, मानस, तन्मात्राएं, इंद्रियां और पंच महाभूत, कुछ नहीं छोड़ता है। और जब आपको इतना कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मिल जाता है, तब आपको ये दुनिया को देखने का एक अलग मौका लगता है। अलग खिड़की से आप दुनिया को देख सकते हैं, अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। और तब आपको समझ में आने लगता है। आप पुरुष के हैसियत से दुनिया को देख सकते हैं, आप मूल प्रकृति के हैसियत से दुनिया को देख सकते हैं, आप बुद्धि से देख सकते हैं, अहंकार से देख सकते हैं, मानस से देख सकते हैं, पंचमहाभूत के एंगल से देख सकते हैं, ज्ञान इंद्रियों के, कर्म इंद्रियों के एंगल से देख सकते हैं, उन तत्वों पे केंद्रित होकर देख सकते हैं, और मानस के एंगल से देख सकते हैं। तो हम कहां से देख रहे हैं वो तय करता है कि हमको क्या दिख रहा है, हमारी दुनिया क्या है। हम जब वस्तुओं की दुनिया से देखते हैं तब हम बाहर दुनिया में हैं, फिजिकल वर्ल्ड में हैं। हमको वहां पे बिल्डिंग दिखती है, रोड दिखती है, लोग दिखते हैं, कपड़े दिखते हैं, गाड़ियां दिखती हैं, और सब फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। और उनसे क्या होता है, उनसे हमारा माइंड हैवी हो जाता है, उनसे हमारी इंद्रियां फंस जाती हैं। इंद्रियों में राग द्वेष आ जाता है, अरे ये तो अच्छा लगा, अरे ये अच्छा नहीं लगा। मन तामसिक हो जाता है, राजसिक हो जाता है, सात्विक नहीं होता है। तो अगर हमको मन को सात्विक करना हो, सच्चा ज्ञान लेना हो जो कि सत्व में है, आनंद में आना हो जो कि सत्व में है, हल्कापन का एहसास करना हो जो कि सत्व में है, तो हमको बाहर की दुनिया को छोड़कर, उससे डिटैच होके, उससे वैराग्य लेके अंदर आना पड़ता है। और अंदर आने के लिए अगर हम योग के माध्यम से आते हैं, तब हमको धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से हम अंदर आते हैं। और अगर हमको सांख्य के माध्यम से आना है, तब हम ये 25 तत्वों का गहराई में स्टडी करते हैं। और स्टडी करते करते हमको अंदर के तत्वों का पता चलता है। हमको प्रैक्टिकली नहीं खोजना पड़ता है ध्यान करके,
हम पहले ही जान लेते हैं कि ये क्या है, इसमें क्या होता है। और फर्क ये है कि धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से सिद्धियां मिलती हैं। वो सिद्धियां आपको सांख्य के माध्यम से नहीं मिलेंगी। वो कंसंट्रेशन ही सिद्धि देता है, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है आपको धारणा से ध्यान तक, ध्यान से समाधि तक ले जाता है। समाधि में आपको बोलिए कि सत्व की दुनिया का, वो वस्तु का दर्शन होता है। उस वस्तु का क्रिएशन के टाइम का ब्लूप्रिंट आपको दिखाई देता है, जिसको कि प्रज्ञा बोलते हैं, इंट्यूशन बोलते हैं, इंसाइट बोलते हैं। ये ज्ञान जो है ये आपको शक्ति देता है औरों के ऊपर, क्योंकि ये ज्ञान दूसरों के पास नहीं है। उनमें वो क्षमता नहीं है उतना अंदर जाके देखने की। तो वो बोलना चाहिए कि आपके मुकाबले कमजोर रहते हैं और आपको सिद्धि आ जाती है, शक्ति आ जाती है, ऐश्वर्य आ जाता है। तो योग के माध्यम से ये सिद्धियां आती हैं। कुछ योगी सिद्धियों के लिए ध्यान करते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है कि वो ध्यान से वो सिद्धियां प्राप्त करके सिद्धियों से अटैच हो जाते हैं। पहले वैराग्य लेते हैं, ध्यान करते हैं, सिद्धि हासिल करते हैं, फिर वो वैराग्य छूट जाता है और अटैच हो जाते हैं उन सिद्धियों से। उनकी आगे की जर्नी मोक्ष की तरफ रुक जाती है। तो अधिकतर योगी इस मार्ग में अटक जाते हैं, लेकिन वो जाते ही हैं उस मार्ग में सिद्धियों के लिए, तो उनको कोई बहुत ज्यादा अफसोस नहीं होता है। लेकिन जो सांख्य के मार्ग से जाएगा उसको सिद्धि नहीं मिलेगी। जो वेदांत के मार्ग से जाएगा उसको सिद्धि नहीं मिलेगी। कुछ सिद्धियां हासिल करने के और भी तरीके हैं। और जैसे मैंने पहले कहा था कि औषधि के माध्यम से, ड्रग्स के माध्यम से कुछ लोगों को पावर्स आते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बीच में सेक्सुअल पावर के लिए एक वाइग्रा नाम की दवाई थी। तो वो सेक्स के ऊपर सिद्धि देती है, पावर देती है। तो वो ड्रग्स से पावर है। फिर कुछ लोगों की मेमोरी कैपेसिटी बढ़ जाती है कुछ ड्रग्स लेने से। कुछ लोगों की काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। उनको रात में नींद नहीं आती है और वो 24 घंटा काम कर सकते हैं, 48 घंटा काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत लोग ब्लैक कॉफी पीते हैं, और इसलिए पीते हैं कि वो नींद को भगाने के लिए ब्लैक कॉफी लेते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। कुछ केमिकल्स के माध्यम से भी ये होता है, कुछ जड़ी बूटियों के माध्यम से भी ये होता है। पुराने जमाने में सोम रस की बात होती थी। आज के जमाने में भी ऐसे कुछ जड़ी बूटियां हैं जिसका प्रयोग होता है। अच्छा, फिर मंत्रों के माध्यम से भी होता है। मंत्र शक्ति प्रदान करते हैं, तपस्या शक्ति प्रदान करती है, और समाधि भी करती है। लेकिन समाधि सबसे क्लीनेस्ट मेथड है। सिद्धि प्राप्त करने की सबसे सबसे क्लीन मेथड समाधि है, क्योंकि उसमें समाधि तब लगती है जब तमस और रजस हटता है और सात्विक होती है बुद्धि, तब समाधि लगती है। तो समाधि सेफेस्ट है। बाकियों में क्या होता है कि जो पावर आता है उसके साथ जो मानसिक स्थिति रहती है वो क्लीन नहीं रहती है, उसमें तमस रजस रहता है। तो वो तमस रजस अपना रंग, लेकिन शक्ति प्रयोग करने के लिए चित्त में सफाई नहीं है, अच्छाई नहीं है, तो वो शक्ति का दुरुपयोग भी हो सकता है। तो तपस्या में ये होता है, मंत्रों में ये होता है, औषधियों में होता है। या कुछ लोगों को पिछले जन्मों की सिद्धियां हैं और इस जन्म में आए हैं, और कुछ तमस और रजस रह गया है, उसकी उन्होंने साधना करके धारणा ध्यान समाधि से सफाई नहीं करी है, तो वो भी सिद्धि तंग करती है, जीवन को बिगाड़ सकती है।
तो सिद्धियां एक डेंजरस चीज है। एक तो प्रेजेंट जीवन के लिए, अगर रजस और तमस है तो आपने उनको साफ भी कर लिया है तो आपको दोबारा अटैचमेंट हो सकता है दुनिया के साथ, उन सिद्धियों के साथ, उन सिद्धियों के प्रदर्शन करने में, उन सिद्धियों से नाम कमाने में, रुपया कमाने में। तो आप अटक जाते हैं, आपको मोक्ष का रास्ता खुलता नहीं है, वहां तक आप पहुंचते नहीं हैं। तो बेस्ट तरीका जो है वो सांख्य का है, तत्वों को समझने का है। और तत्वों की जानकारी लेने के बाद जो बुद्धि की 50 स्टेट्स है, 50 अवस्थाएं हैं, उनको ठीक करते हुए ऊपर चढ़ने का है। नीचे की अविद्या हटाइए, उसके बाद जो डिफॉर्मिटीज है इंद्रियों में, या जो असंतोष है, या जो कमजोरियां हैं 28 जो है, उन पे काबू पाइए। उसके बाद संतोष में जाइए, फिर संतोष भी जो मिलता है उसके ऊपर के लेयर पे जाइए, सिद्धियों पे जाइए। या सिद्धियां मतलब परफेक्शन का पावर, कंप्लीशन का पावर, सक्सेस का पावर। लेकिन ये नीट और क्लीन है, क्योंकि इसमें क्या ज्ञान है, ऊपर के लेवल पे ज्ञान और आनंद है। तो ये कंप्लीटली सात्विक आउटकम है। और उसके नेक्स्ट स्टेज में आपको मोक्ष मिलता है। तो ये बातें क्लियर हुई हैं जो मैं बोला हूं, काफी लंबा बोला। यस सर। सर, दो छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं दिमाग में हाँ बोलिए। कि एक तो आपने जब शुरुआत करी इस अभी जो एक्सप्लेन कर रहे थे कि वैराग्य से सत्व बढ़ता है, हल्कापन आता है। लेकिन एक पीछे की क्लास में आपने ये भी कहा था कि वैराग्य होने से प्रकृति लय हो जाते हैं, और प्रकृति लय होने से फिर वो बाधा बन जाती है मोक्ष के रास्ते में। इसी हाँ। तरह दूसरा जो क्वेश्चन रिलेटेड है कि हम बार बार एक योग सूत्र का बात करते हैं, जिसको मैंने तो नहीं पढ़ा क्योंकि मैं मेरे लिए तो ये पहला अटेम्प्ट है कुछ इस तरह करने का। तो उसमें आपने कहा सिद्धि मिलती है। अब हम्म। सिद्धि मिलती है तो उसका भी एडिक्शन हो जाता है, या अहंकार में चले जाते हैं, या अटैचमेंट हो जाता है। तो हम्म। अगर सिद्धि तो हमारा एम नहीं है, सांख्य का एम सिद्धि नहीं है, हम्म। तो उस केस में इस सांख्य को अपने जीवन में उतारने के लिए, ताकि हम और पुरुषों को भी, उनकी प्रकृति को भी देख सके या क्या वो महसूस कर रहे हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि जब आप समझाते हैं तब तो समझ में आता है, लेकिन वही जैसे मैंने शुरू में कहा था। नहीं देखिए, आप रुकिए यहाँ पर। आपने मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन दे दिए एक के बाद एक, है ना? हाँ जी सर, आप अपने बिल्कुल सही, पहले, 3। हाँ हाँ, आप अपने पहले क्वेश्चन पे आइए। क्योंकि मेरा क्या है कि मेरा जो अभ्यास है वो 30-35 सालों का है, ठीक है। और जब आपको चित्त को साफ करना होता है तो उसमें 5 तरह के डिस्टरबेंस रहते हैं चित्त में, जिनको हटाना पड़ता है। एक है ज्ञान, एक है गलत ज्ञान। तो पहला ज्ञान है सही ज्ञान, दूसरा ज्ञान है गलत ज्ञान, तीसरा है आपके मेमोरी, स्मृति या संस्कार बोल लीजिए, चौथा है कल्पना या इमेजिनेशन बोल लीजिए, पांचवा है निद्रा, डीप स्लीप। तो इन पांचों को हटाना पड़ता है। तो मेरे साथ क्या होता है कि मेरी मेमोरी जो है वो वर्चुअली निल है। मतलब मैं याद ही नहीं रखता। मैं जो बोल रहा हूं अभी, उसके शायद एक सेंटेंस खत्म करूंगा, अगला सेंटेंस चालू करूंगा, तो मेरे को पहला सेंटेंस याद नहीं होता है। अच्छा, तो एक तो आप फर्स्ट क्वेश्चन पे वापस आइए, तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके उत्तर देता हूं। दूसरा, योग और सांख्य को हम लोग जनरली जो लोग कमेंट्री करते हैं इस पे, वो साथ में पढ़ाते हैं या एग्जाम्पल्स देते रहते हैं।
उसका कारण ये है कि योग जो है, योग सूत्र, योग दर्शन, वो सांख्य दर्शन के थ्योरी पे आधारित है। थ्योरी दोनों की एक है, 95-99% एक है, थोड़ा सा फर्क है, उसको बाद में कभी देखेंगे, बट मान के चलिए 95% एक है। लेकिन दोनों का अप्रोच सेम नॉलेज पे अलग है। तो सांख्य और योग दर्शन को ब्रदर सिस्टर दर्शन आप बोल लीजिए, या एक एक जोड़ा बोल लीजिए। और जितने भी वैदिक दर्शन हैं वो जोड़ों में है। तो सांख्य और योग एक जोड़ा है, वेदांत और मीमांसा दूसरा जोड़ा है, और न्याय और वैशेषिका ये तीसरा जोड़ा है। तो जब आप वेदांत पढ़ेंगे तो उसके साथ अगर कोई मीमांसा जोड़ता है तो वो कर सकता है, और जब आप न्याय पढ़ेंगे तो उसके साथ वैशेषिका का भी जोड़ हो सकता है। तो मैंने ये दो ही किए हैं, मतलब सांख्य और योग। बाकी वेदांत में मैं गया नहीं, मेरे कुछ कारण हैं। और जो तीन है उनका मेरे को जीरो के बराबर ज्ञान है। तो क्योंकि योग और सांख्य का बेस कॉमन है, थ्योरी कॉमन है, टेक्नोलॉजी कॉमन है, इसलिए इसका क्रॉस रेफरेंस देते हैं। अच्छा, अभी आप अपने क्वेश्चन पूछिए, एक एक करके मैं आपको उत्तर देता हूं। सर पहला क्वेश्चन तो ये था कि हम्म। आपने इस डिस्कशन में कहा था कि आप जब इंद्रियों से देखते हैं तो बाहर की चीज देखते हैं और हम्म। उसमें भारीपन आ जाता है तो वैराग्य से हल्कापन आता है। हम्म। ये आज की बात थी। और हम्म। किसी पिछली क्लास में आपने कहा था कि हम्म। वैराग्य से प्रकृति लय हो जाते हैं, तो हम्म। प्रकृति लय होने से आ, मोक्ष नहीं मिल पाता है। हम्म। तो यहाँ अभी पे एक मुझे कंफ्यूजन हुआ। पहला क्वेश्चन ये था सर। बस बस यही रुक जाइए। वैराग्य क्या है? बाहर से अंदर आना, बाहर से डिटैच होना, इंद्रियों को बस में करना ताकि इंद्रियां बाहर नहीं जाएं, और आपका ध्यान, आपका मन, आपका चित्त अंदर ही रहे। ठीक है, ये है वैराग्य, डिटैच होना बाहर से और अंदर से अटैच होना, ये है वैराग्य। अभी अंदर में अगर अटैचमेंट किसी प्रकृति के तत्व से हो जाए, अंदर तो प्रकृति के ही तत्व हैं, मान लीजिए बुद्धि से हो जाए, अहंकार से हो जाए, और तमस हो जाए, बहुत इनएक्शन हो जाए, और रजस नहीं रहे, तो जब मृत्यु होगी और आपके सूक्ष्म शरीर को निकलना होगा बाहर, स्थूल शरीर से अलग होके, और अलग शरीर में जाना होगा, जो कि नए माँ बाप से बना हुआ है। वहां पर बाहर का खाने पीने का मान के चलिए प्रबंध है, आप जाके उससे जुड़ रहे हैं। तो निकलने के लिए, जाने के लिए, जुड़ने के लिए रजस चाहिए, क्योंकि एक्शन हो रहा है। लेकिन अगर एक्शन का पावर ही नहीं है, रजस का लेवल ही लो है, तो आप वो शरीर को, मतलब बोल लीजिए कि जो स्थूल शरीर है उसको छोड़ भी लेंगे तो ट्रांस माइग्रेट नहीं कर पाएंगे, अगले जीवन तक वो सूक्ष्म शरीर नहीं जा पाएगा। इसका मतलब है प्रकृति लय होना, प्रकृति में रह जाना, प्रकृति में मिल जाना, समा जाना। ये आपको समझ में आया? सर समझ में आ गया। तो वैराग्य से जब हम हल्के हुए तो उतने हल्का भी नहीं होना कि हमारे पास इतनी भी रजस ना रहे कि हम ट्रांस माइग्रेट कर जाएं। राइट। ओके।
दूसरा सवाल पूछे। दूसरा सवाल सर ये था कि अभी आप जैसे योग सूत्र का बता रहे थे कि हम्म। अल्टीमेटली सिद्धि जो एक बहुत सात्विक तरीका है, पर हमारा सांख्य में जो पढ़ने का एम है वो सिद्धि पाना नहीं है, हमारा तो मोक्ष पाना है। तो हम्म। हम सिद्धि, अगर सिद्धि योग से लास्ट पॉइंट आ रहा है तो मोक्ष के लिए तो अल्टीमेटली ज्ञान चाहिए ही ना। सिद्धि में तो हाँ। फिर अहंकार आ जाता है। ओके। ऐसा है कि सिद्धि तब आती है जब ज्ञान आता है। नॉलेज इज पावर। और जब आप समाधि करते हैं तब आप किसी वस्तु का ज्ञान लेते हैं डीपर लेवल पे। तो समाधि करने से किसी भी वस्तु पे आपको उस वस्तु का गहरा ज्ञान मिलता है, जिसको कि प्रज्ञा ज्ञान बोलते हैं। और वो प्रज्ञा ज्ञान साधारण लोगों को नहीं मिलता है, क्योंकि वो समाधि कर ही नहीं पाते हैं, समाधि का अभ्यास किया हुआ नहीं है, समाधि के लिए साधना की भी नहीं है। तो उनका नॉलेज सुपरफिशियल रहता है। उनका नॉलेज जो रहता है उसमें रजस और तमस भी मिला हुआ रहता है। लेकिन जो समाधि का नॉलेज होता है योगी का, वो अत्यंत सात्विक होता है, उसमें रजस तमस नहीं होता। वो अनेक गहरा ज्ञान होता है। और वो ज्ञान जहां पे सृष्टि का निर्माण हुआ है उस जगह का होता है, क्रिएशन के स्टार्टिंग पॉइंट का होता है। बहुत ही फंडामेंटल लेवल का ज्ञान होता है। उसमें कोई करप्शन नहीं होता है, ज्ञान में प्योर ज्ञान होता है। तो वो प्योर ज्ञान जो है वो योगी को सत्ता देता है, पावर देता है, सिद्धि देता है। अब जब आपको समाधि करना आ गई, तो समाधि 7 लेवल की होती है। 2 समाधियां मानस में होती है, 2 समाधियां अहंकार में होती है, एक समाधि बुद्धि में होती है, एक समाधि मूल प्रकृति में होती है, एक समाधि पुरुष में होती है। तो ये जो मैं नाम ले रहा हूं, मानस, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, पुरुष, ये सांख्य का ज्ञान है। लेकिन जो समाधि शब्द का प्रयोग कर रहा हूं वो योग का ज्ञान है। समाधि एक क्रिया है, लेकिन ये जो नाम मैं ले रहा हूं, मानस, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, पुरुष, ये तत्व है, ये क्रिया नहीं है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। तो योग जो है वो एक्शन है, कर्म है, क्रिया है। सांख्य जो है वो ज्ञान है, इसमें कोई क्रिया नहीं। अभी जो 7 लेवल की समाधियां हैं उसमें 7 लेवल का ज्ञान मिलता है। मतलब डीप, डीपर, डीपेस्ट, 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 बिल्कुल पुरुष तक का ज्ञान मिलता है। और ये ज्ञान मतलब एक योगी को ओमनीसिएंट कर देता है, उसको ब्रह्म ज्ञान आ जाता है समाधि करते करते। और क्योंकि उसको ब्रह्म ज्ञान आ जाता है, उसको ओमनीपोटेंस आ जाता है, उसको कंप्लीट पावर आ जाती है, कंप्लीट सिद्धि आ जाती है। अब वो योगी इस ब्रह्मांड का, इस दुनिया का, इस पृथ्वी का राजा बन सकता है, क्योंकि वो नॉलेज में भी टॉप है, पावर में भी टॉप है। तो वो दुनिया में है, प्रकृति में है और भोग रहा है, भोगता है। वो वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी बन सकता है, वो पूरे धरती का मान के चलिए कि प्रेसिडेंट बन सकता है। इस प्रकार से तो किसी को भी अगर पावर चाहिए, किसी को भी बहुत बड़ा लीडर बनना है, तो उसको योगी बनना पड़ता है, क्योंकि नॉलेज और पावर का कॉम्बिनेशन वहां से आता है।
अभी वो अगर छोटे पावर में संतुष्ट हो जाएगा तो बड़ा पावर तक नहीं जाएगा, साधना नहीं करेगा, संतुष्ट हो जाएगा तो वहीं रुक जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि कुछ बिजनेसमैन स्टेट लेवल के होते हैं, कुछ बिजनेसमैन नेशनल लेवल पे खेलते हैं, कुछ बिजनेसमैन इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं। मान लीजिए कि एशिया के रिचेस्ट होंगे, कुछ वर्ल्ड के रिचेस्ट होंगे, कुछ ऑल टाइम रिचेस्ट होंगे। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम आज भी लिया जाता है, पता नहीं कितने हजार साल हो गए उसको, या कितने हंड्रेड्स ऑफ इयर्स हो गए उसको। तो क्या है कि ये सब योग की साधना है। इन लोगों का कंसंट्रेशन का पावर बहुत हाई होता है, इनमें ध्यान की क्षमता होती है, समाधि की क्षमता होती है, इनको भविष्य दिखता है। क्यों? ये समाधि करने की क्षमता होती है, इनको भविष्य दिखता है, ये विजनरी होते हैं, इनमें प्लान करने की क्षमता होती है। ये 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 200 साल, 500 साल का प्लान बनाते हैं। इनमें एग्जीक्यूशन की क्षमता होती है। जैसे मुगल आए इस देश में, तो जो बाबर थे उनको, वो विजनरी थे, उनके मन में था कि मेरे कम से कम 7-8 जनरेशन भारत पे रूल करे, और उसी के अनुसार प्लान बना, उसी के अनुसार प्लान एग्जीक्यूट हुए, और वो लोग राज्य करके गए। ये जो ब्रिटिश एम्पायर आए, इनका भी प्लान था। तो डच भी आए, आपके फ्रेंच भी आए, पोर्चुगीज भी आए, लेकिन वो लोग भारत पे उस हद तक का कब्जा नहीं कर सके जो कि ब्रिटिश एम्पायर कर गया। और ब्रिटिश एम्पायर आधे दुनिया पे राज करता था, और कितने कितने सेंचुरी उन्होंने राज किया। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि वर्ल्ड की फर्स्ट लिमिटेड कंपनी यूके में बनी थी 1212 में। तो वो उस टाइम से ही कैपिटलिस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे थे कि आपकी कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। वो उनका रिस्क कवर कर रहे थे, उनसे फंडिंग करवा रहे थे अपने वॉर्स के लिए। तो ये दूरदर्शिता थी। तो योगियों में वो क्षमताएं होती हैं। जो बड़े जनरल होते हैं, जो बड़े साइंटिस्ट होते हैं, ये सब योगी है। जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए रविंद्रनाथ टैगोर, ये योगी हैं। अरबिंदो, ये योगी हैं। वो हाईली एजुकेटेड, इंडिया के टॉप फ्रीडम फाइटर्स में रहे और टॉप योगीज में रहे। तो ये लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि प्रज्ञा को प्रतिभा भी बोला जाता है। जिसका टैलेंट बहुत ज्यादा खुल जाता है, उसको इंट्यूशन बहुत डीप होता है, उसको गहरा दिखता है। जैसे आइंस्टाइन हो गया, उसने वो मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखे जो कईयों को समझ में ही नहीं आए उस टाइम। तो वो सब योग से होता है। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट है, उसको एक बड़े ब्रिटिश मल्टीनेशनल जायंट कंपनी का सीईओ बनना है। वो मेरे से योग सूत्र सीख रहा है, उसकी मेंटरिंग हो रही है उसकी कंपनी में, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये योग की साधना से होता है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। लेकिन आपने लेकिन आपने हेलो। एक, हाँ नहीं, आपको अगर यहां तक समझ में आया तो रुकिए फिर। हाँ जी। अभी अगर किसी ऐसे वर्ल्ड लीडर को छोड़ना हो, रिटायरमेंट लेनी हो, आ, आगे बढ़ना हो, तो वो पूरा पावर, पूरा नॉलेज छोड़ देता है, त्याग देता है, और कंप्लीट डिटैचमेंट में चला जाता है। तब उसके लिए मोक्ष का द्वार खुलता है। तो योग का जो रास्ता है, वो पहले आपको सब कुछ देता है, फिर आप जब सब कुछ छोड़ देते हैं तब आपको मोक्ष में ले जाता है। हाँ, अभी आप पूछिए क्या पूछना है आपको।
हाँ सर, ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, जो आपकी लास्ट लाइन से और भी क्लियर हो गया। आ, तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, तो ये जो औरबिंदो हैं या रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, क्या हम कह सकते हैं उनको मोक्ष मिल गया होगा? वो नहीं बोल सकते हम लोग, ओके। वो नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको मोक्ष मिला कि नहीं मिला ये बाहर हमको पता नहीं चलता है। वो एक इंडिविजुअल की इंडिविजुअल जर्नी है। वो अपने सृष्टि में मोक्ष पा रहा है, हमारे सृष्टि में नहीं पा रहा है। तो कुछ लोग अज्यूम करते हैं। कल मैं कोई टॉक सुन रहा था, तो वो इंटरव्यूअर बोल रहे थे कि कबीर को भी मोक्ष मिला होगा, नानक को भी मिला होगा, जीसस को भी मिला होगा, पैगंबर मोहम्मद को भी मिला होगा। वो कुछ नाम ले रहा था। तो एक कोई गारंटी नहीं है। उसने ओशो की भी बात करी कि ओशो को भी मोक्ष मिला होगा, और तीन चार जो जो करंट पॉपुलर नाम है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, उनके वो एग्जाम्पल्स दे रहे थे। तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है जो बिल्कुल साधारण हो उसको मोक्ष मिले, और जो बहुत ही पॉपुलर हो, वेल नोन हो, उसको नहीं मिले। सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस से, एक्सटर्नल विजडम से, एक्सटर्नल डायलॉग बाजी से मोक्ष नहीं मिलता है। मोक्ष अंदर की सफाई है। यहां तक कि अंतिम संस्कार भी निकलना चाहिए, छुपे हुए संस्कार भी जो अभी तक फलित नहीं हुए हैं, उसको वो योगी अपने ज्ञान के माध्यम से जला देता है, जैसे बीज को जलाया जाता है। अगर बीज को जलाया जाएगा तो उससे पेड़ नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से एक योगी अपने अंदर छुपे हुए संस्कारों को, सोए हुए संस्कारों को, जो अभी तक बाहर नहीं निकले हैं, उनको अंदर ही जला देता है, ताकि कोई संस्कार बचे नहीं, वो किसी एक संस्कार के कारण लौट कर नहीं आ जाए कहीं। तो ये संस्कार क्या है? ये संस्कार वांटेड या अनवांटेड हो सकते हैं। अगर अनवांटेड है तो उनको निकालना चाहिए, और अगर वांटेड है, हमको उसका फायदा है, तो जो संस्कार आपके लिए आज फायदेमंद है वो कल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति का स्वभाव चेंज होता है, प्रकृति के गुण चेंज होते हैं। जो आज सात्विक संस्कार है, कल वो राजसिक हो सकता है, परसों वो तामसिक हो सकता है। तो इसलिए सारे संस्कारों को जला दिया जाता है। ठीक है, और कोई पॉइंट? सर एक छोटा सा पॉइंट और। हाँ। आई एम सॉरी, मैं बहुत आज सबका टाइम ले रही हूँ। नहीं नहीं, पूछिए आप। आपने कहा कि योग सूत्र और सांख्य, इनको जोड़े में कहा जाता है। हम्म। तो सांख्य में तो कोई ईश्वर नहीं है, और हम्म। योग सूत्र में आपने अभी पिछली एक दो क्लास में पीछे कुछ बोला था कि शायद विशेष पुरुष या कुछ समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। विशेष पुरुष बोला जाता है। हम्म। तो अगर वो दोनों एक ही थियरी पे हैं आधारित, तो उसमें क्यों हमने विशेष पुरुष को ले लिया, या इसमें क्यों नहीं लिया? हाँ, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। योग सूत्र जो है उसके ऑथर कोई और है, पतंजलि हैं, हम्म। और सांख्य के ऑथर कोई और है। जो सांख्य हम लोग पढ़ रहे हैं, वो हैं, ऑथर है ईश्वर कृष्ण, हम्म। और ये करीबन फर्स्ट सेंचुरी में लिखी हुई है। और ईश्वर कृष्ण के जो गुरु हैं, पंचशिखा, उनका एक ग्रंथ था षष्टी तंत्र। षष्टी तंत्र मतलब 60 प्रिंसिपल्स सांख्य के, वो लापता है, वो मिसिंग है। उनके पहले
गुरु थे असुरी। असुरी ने डायरेक्टली सीखा था इनसे, कपिल मुनि से। कपिल मुनि का ग्रंथ था सांख्य सूत्र, कपिल सूत्र, वो भी गायब है। तो अभी जो हम ईश्वर कृष्ण का पढ़ते हैं उसको क्लासिकल सांख्य बोला जाता है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि कपिल मुनि दो थे। एक वो कपिल मुनि है जिन्होंने वो सांख्य दिया जिसमें ईश्वर नहीं है, लेकिन जो ओरिजिनल कपिल मुनि थे उन्होंने जो सांख्य दिया उसमें ईश्वर था। तो अगर आपको ईश्वर वाले कपिल मुनि के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो आपको इस्कॉन जाके वहां पर सांख्य पे, कपिल पे जो उनके गुरुजी प्रभुपाद की किताब लिखी हुई है उसको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको बिना ईश्वर वाला जो सांख्य है तो आपको ईश्वर कृष्णा का पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आज के डेट में वर्ल्ड वाइड ईश्वर कृष्णा के सांख्य को रियल माना जाता है, उसकी उसकी क्रेडिबिलिटी है। फिर 16वीं या 17वीं शताब्दी में किसी ने वापस सांख्य सूत्र या सांख्य के कुछ श्लोक ऐसे करके कुछ एक लिटरेचर आया, उसको भी कुछ लोग मानते हैं। और ये आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के परंपरा में उसका अध्ययन किया जाता है। और लेकिन उसको फॉलो करने वाले लोग बहुत कम हैं। मेजॉरिटी, बिग मेजॉरिटी ईश्वर कृष्ण के सांख्य को मानती है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही मॉडर्न साइंस से मेल खाती हुई है। तो अगर आप इस्कॉन या उस तरह के सिस्टम्स में जाएंगी तो वहां आपको कपिल मुनि मिलेंगे और वहां आपको ईश्वर मिलेगा सांख्य में। और अगर आप जो क्लासिकल है जिसमें कि ईश्वर कृष्ण आते हैं तो वहां आपको ईश्वर नहीं मिलेगा। ये बेसिकली एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के कारण ऐसी पोजीशन है। ओके सर, थैंक यू सो मच। या वेलकम। थैंक्स अ लॉट। और कोई क्वेश्चन किसी का, या क्लोज करें? चलिए फिर क्लोज करते हैं। थैंक यू सर, गुड नाइट थैंक या गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।